चाहिए। हत्या है या हादसा, अभी इस पे डिबेट है। अंजलि के परिवार वालों ने अब इल्जाम लगा दिया है कि ये हत्या है और इसमें निधि भी शामिल है, वो लड़की जो गवाही टेलीविजन चैनलों पे जाकर बयान दे रही है, वो तो उस पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप है। इस आरोप को कैसे आप कहाँ पहुंचाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस अंदाज में इस घटना की कवरेज हो रही है, उसको आप कैसे उसकी टिप्पणी करेंगे? आलोक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मनीषा जी जो जी का उनका जो आउटरेज था, मैं उसको पूरी तरह से शेयर करता हूँ। मतलब मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा, वो नाराजगी, मैं सिद्धार्थ जी की बात पूरी सुन नहीं पाया दुर्भाग्य से, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी मेरे एंड पर। लेकिन मनीषा जी ने जो कहा, तो वो बिल्कुल सच बात है। मैं जब भी इस हादसे के बारे में, जब से एक खबर आई है, जब से मैं सोचता हूँ अकेले में, तो घबरा जाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि हम गाड़ी चलाते हैं, कोई सामान्य आदमी गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी के नीचे कोई छोटा सा पत्थर आ जाए, कोई टुकड़ा आ जाए, कोई लकड़ी का टुकड़ा आ जाए, या प्लास्टिक की बोतल भी आ जाए, तो पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी से कुछ टकराया है। और उसके बाद हम्म। हम अलर्ट हो जाते हैं अपनी अपनी ड्राइविंग में कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन किसी कोई इंसानी जिस्म किसी गाड़ी में नत्थी हो गया हो, मतलब कोई फंस गया हो, और कोई आदमी गाड़ी चलाता चला जाए, ये मेरी कल्पना से बाहर है। ये भयावहता की इतना खौफनाक है ये मामला। इसके बारे में मैं इंसान कहाँ पहुंच गया, ये सोचने की बात है कि ये कैसे हो सकता है कि 5 लोग बैठे थे, उसमें कोई बीजेपी का नेता है या नहीं है, वो एक मसला अलग है। लेकिन इंसान के तौर पर किसी आदमी की जहनीत कहाँ पहुंच गई है कि भाई वो क्या सोच रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई है, बाहर कोई लटका हुआ है, चिपका हुआ है, फंसा हुआ है, और आप गाड़ी चलाए चले जा रहे हैं। आपको जरा भी खौफ नहीं है, जरा भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है कि आप आपके जमीन में कुछ कोई चीज नहीं है, आपको कोई डराता नहीं है। तो दो चीजें हैं इस पूरे मामले में। जो आपने कवरेज की बात कही, वो एक तो देखिए, जिस दिन ये हादसे की खबर आई पहली बार, तो मुझे सबसे पहले तो वो जो जिस पुलिस वाले ने बयान दिया था, मेरे ख्याल में कोई डीसीपी था वो, तो उसने जो बयान दिया था, जब उसने एक बहुत बहुत ही ठंडे ढंग से इसको एक रोड एक्सीडेंट के तौर पर पेश किया था, वहीं से ये सारा मामला जो है वो उसी वक्त जो है शक हो गया था कि ये मामला जो है कुछ, इसको बहुत हल्के ढंग से ट्रीट किया जा रहा है। और पहले दिन टेलीविजन मीडिया, तमाम सारे लोग भी जो है इसको लेकर के बहुत सेंसिटिव नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त तक मामले की पूरी भयावहता शायद लोगों की समझ में नहीं आई, या वो सारे तथ्य सामने नहीं आए जो बाद में धीरे धीरे आना शुरू हुए। तो उसकी वजह से ये जो चीजें हैं, ये देखिए मामला आलोक जी, मेरे हिसाब से ये दो दो पहलुओं से मैं इसको देखता हूँ। एक तो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था का मामला है, नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो दिल्ली पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई हो। लेकिन ये कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये उसका काम है कि वो देखे कि उसके उसके राज्य में नागरिक महफूज रहें। और खासतौर से क्राइम अगेंस्ट वीमेन की जब बात आती है, दिल्ली तो उसके लिए बदनाम है। निर्भया का इतना बड़ा केस हम लोग झेल चुके हैं, दिल्ली में इतना इतना सब कुछ हुआ है। उसके बाद 10 साल बाद भी अगर हम ये देख रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया, निर्भया कांड के बाद बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे कानूनों में सख्ती की बात की गई। मुझे याद है, आप सब लोगों को याद होगा, जस्टिस वर्मा उस वक्त थे, वर्मा कमेटी बनी, तमाम साहब, मैं सारी बीच बातें में हुई, आपको तमाम। थोड़ा सा टोक रहा हूँ एक जगह, लेकिन सिद्धार्थ जी ने यह कहा कि साहब दिल्ली शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक शहर जो सर्वेल्ड है, वेल सर्वेल्ड है, और एक शहर का वो हिस्सा है जो जहां क्राइम ज्यादा होता है, जहां अपराध ज्यादा है, लेकिन जिसे वो अंडर बेली ऑफ द सिटी कह रहे हैं। ये हिस्सा, यहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं, और यहाँ सर्वेलेंस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जिन हिस्सों में जिन्हें अभिजात्य वर्ग की रिहाइश कहा जाता है, वहां इनके मुकाबले बेहतर सुरक्षा है। और ये सुल्तानपुरी से कंजावाला का जो इलाका है, ये दरअसल उस इलाके में आता है जहां सर्वेलेंस नहीं है। ये कितनी वाजिब बात है। और अगर यहाँ सर्वेलेंस नहीं है, यहाँ अंडरबेली है, तो यहाँ तो और ज्यादा सर्वेलेंस होना चाहिए, कायदे से पुलिस को बिल्कुल, ज्यादा सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये सिद्धार्थ जी की ये बात आंशिक रूप में बिल्कुल सही है कि हाँ, ये जो इलाके जिनकी उन्होंने बात की है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। आप संगम विहार ले लीजिए, आप जहांगीरपुरी ले लीजिए, आप ये कंझावाला का इलाका है, आप मंगोलपुरी के बहुत सारे बहुत तमाम सारे इलाके हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो अनरेगुलराइज्ड बस्तियां हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप वहां पर, अगर वहां पर अंडर वैल्यू ऑफ क्राइम हम मान रहे हैं, और ये बात हमको अगर पता है तो पुलिस को भी पता ही होगी, तो पुलिस वहां पर ज्यादा मुस्तैद क्यों नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि सिर्फ उन इलाकों में क्राइम ज्यादा होते हैं, या महिलाओं से जुड़े अपराध वहां ज्यादा हो सकते हैं, या इस तरह की चीजें वहां ज्यादा हो सकती हैं, और सेंट्रल दिल्ली या के एनडीएमसी वाले जो इलाके हैं, जो वेल पेट्रोल्ड इलाके जिनको हम कह सकते हैं, वहां नहीं होंगे। ये तो मुझे बात बहुत समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको याद होगा तंदूर कांड तो अशोका होटल के पास हुआ था। वो बहुत ही मतलब एक बड़ा, क्या कहें उसको,
दिल्ली का एक बड़ा पॉश इलाका है, सब कुछ है, तमाम सारी बातें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने जो कहा था एक स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का मसला है, दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। जो बात ये आती है कि भाई उस वक्त यानी 2012 में जैसे एक नेशनल आउटरीच बन गया था वो मुद्दा, उस तरह से क्यों ये चीजें जो है वो क्यों नहीं इस बार बन पा रही। मनीषा जी ने आरडब्ल्यूएस का जिक्र किया, वो बहुत 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 ही अहम मुद्दा है दिल्ली सरकार में। हमने देखा, क्योंकि जब मैं दिल्ली के जिस चैनल का आपने जिक्र किया उसको जब मैं देखता था, तो उस दौरान हम जो कार्यक्रम करते थे, मुझे याद है हम लोग दिल्ली की बस्तियों में, यानी दिल्ली की जो पॉश बस्तियां, वहां से लेकर के दिल्ली की ये जो कॉलोनियां हैं, चाहे वो संगम विहार हो, चाहे ब्रिज विहार हो, ये तमाम सारी बस्तियों में जाते थे और रोज जाते थे। और वहां हम उनकी जो एसोसिएशन होती थी, आप उनको आरडब्ल्यू कहें, मोहल्ला कमेटी कहें, जो भी कहें, उनके जरिए हम लोगों से बात करते थे और वहां पुलिस वालों को भी बुलाते थे। उस वक्त ये हम देखते थे कि भाई सरकार जो है वो आरडब्ल्यूएस को लेकर के, दिल्ली सरकार की जो एक नीति थी, भागीदारी नीति, जो कि उन्होंने आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर के काम किया था, उस वक्त हम देखते थे कि हाँ भाई, आरडब्ल्यूएस का एक रोल था बहुत सारी चीजों में। वो आप ये भी कह सकते हैं, हाँ, वो एक जो सिविल डिफेंस कमिटीज होती थी, जैसे वार्डन वगैरह हुआ करते थे, जैसे हम लोग, मुझे याद है मैं लखनऊ शहर में जब छोटा था तो मुझे उस वक्त वो इस तरह की चीजें सुनाई पड़ती थी अपने बुजुर्गों से। तो वो सारी चीजें एक एक भूमिका हुआ करती थी समाज की भी। वो सारी चीजें अब उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनकी भूमिका है, क्योंकि वो जिस तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिए गए, मनीषा जी ने बहुत बढ़िया उसका जिक्र किया कि वो जिस तरीके से हुआ कि भाई कोरोना काल में कि आप थाली बजाओ और दिया जलाओ और ये सब वो सब करो, उसी में सारी भूमिका हो गई। आरडब्ल्यूएस को एक अलग तरीके से मतलब उनको स्ट्रक्चर कर दिया गया, या उनको एक अलग तरीके का कहना चाहिए कि इंसेंटिवाइज कर दिया गया है कि आपको पॉलिटिकली जो आपका एक पूरा ढांचा है या जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके साथ जुड़ करके, और आरडब्ल्यूएस जो है वो मस्त है, उसके अलावा उनके पास और कोई और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस तरीके से। तो ये जो एक चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वो दिल्ली के संदर्भ में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पुलिस जो है आज भी अगर हम बात कर देखें तो आज भी जो जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो बात आ रही है, अब शालिनी सिंह कह रही है कि हाँ भाई ठीक है, हम ये भी जांच करेंगे कि पुलिस की जो लापरवाही हुई है, पुलिस के लेवल पर जो लापरवाही हुई उसकी भी हम जांच करेंगे। सवाल ये कि जिस डीसीपी ने, जिस व्यक्ति ने पहले दिन ऐसा बयान दिया मीडिया में भ्रामक, क्या आपने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? क्या आपने कहीं कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि भाई ये व्यक्ति एक ऐसा है जिसने मतलब बहुत जल्दबाजी में एक केस के बारे में एक तस्वीर पेश कर दी। तो वो तस्वीर पेश करने का नतीजा क्या हुआ? मीडिया में कम से कम 24 घंटे तक तो वो उस खबर को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी रही, और बाद में जब वो एक लड़की जो उसकी सहेली है, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो उसके बयान है, क्योंकि उसके बयान में भी शुरू में ही झोल आ गया था। जब मैंने मतलब जिन्होंने भी उसको देखा होगा उसमें नोटिस किया होगा कि भाई वो कुछ ऐसी बातें बोल रही है कि मैं अपने घर चली आई, मैं भाग गई, और फिर उसने ये भी कहा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसका हाथ तो कैमरे में जो दिख रहा था उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, और बहुत सारी बातें उसने कही जिससे कि उसके बयानों में कुछ ना कुछ मतलब असंबद्धता दिख रही थी। तो वो जो चीज थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, और पुलिस के लेवल पर जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उसको लेकर के एक सवाल उठाता है। प्लस समाज की जो भूमिका है, समाज का जो एक सोच होना चाहिए, जो जिस तरीके से मतलब इस तरह के मामलों में समाज को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमने देखा कि भाई 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद किस तरह से दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में लोग जुटे हुए थे, और मुंबई में प्रदर्शन हो रहे थे, बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स उतर आए थे, सब कुछ हुआ था। आज उस तरह का आउटरीच क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो घटनाएँ हो रही हैं, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले वो श्रद्धा वालकर वाला केस हुआ, तो उस मामले को क्राइम की जो भयावहता है उसकी जगह, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन उस पूरे मामले को एक एक अलग एंगल दे दिया गया कि उसको लव जिहाद का मामला बता दिया गया, क्योंकि वहां पर एक हिंदू मुसलमान का एंगल निकल आया। तो जब हम अपराध को इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं आपका जो पूरा का पूरा एक सोशल नैरेटिव है यार, उसको आप भटकाने का काम करते हैं। आप अगर समाज को इसके लिए कहें कि भाई ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ये देखें कि किस तरह से आपका समाज जो है वो बदल रहा है। मैं तो ये जो बात कही जा रही है कि नशे में थी लड़की, वो नशे में थी या नहीं थी वो मसला है ही नहीं। मैं मतलब मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ आलोक जी कि अगर कोई स्त्री मान लीजिए किसी ऐसे पेशे में हो जो आपकी आपकी नजर में नैतिक नहीं है, जो आप जिसको समाज नैतिक नहीं मानता है, या किसी ऐसी स्थिति में हो, तो क्या आप उसको इस तरह से घसीटते हुए ले जाएंगे?